विरोधियों ने जो है तरह तरह की बातें कही कि ये बीजेपी के विधायक का भाई है, इसके भाई भाजपा के विधायक हैं और ये बी टीम है, सी टीम है, तरह तरह की चीजें थी। लोगों ने आरजेडी से भी गठबंधन करने की कोशिश की और क्या गठबंधन नहीं हुआ, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरजेडी हमारे सामने भिखारी बनकर आएगी। देखिए, आरजेडी वाले हमसे बहुत डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लड़ने से उनके वोट बैंक पे परेशानी उनको आता है। गांव में रह गए, तालाब में रहते हैं, वो बहुत कुछ नहीं देख पाते, लेकिन जो समुद्र में चला गया वो जानता है कौन सही मायने में लड़ाई को लड़ रहा है। इस बार 4 विधायक हमारे तोड़े थे, 24 का हमारा लक्ष्य है, 24 विधायक हमारे होंगे और बिना इस 24 विधायक के सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। देखिए, देश की राजनीति के बड़े चेहरे और खास करके मुसलमान राजनीति के बड़े चेहरे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीते दिनों बिहार पहुंचे थे और बिहार पहुंचकर उन्होंने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि ढाका से हमारा राणा यानी कि राणा रणजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में जब हम ये बातें बोल रहे हैं तो बात करने के लिए खुद राणा रणजीत सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या कहेंगे, खुले तौर पर ऐलान हो चुका है कि आप एआईएमआईएम के प्रत्याशी होंगे। देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आकर के उन्होंने मेरी इसकी घोषणा की। मैं तो जानता भी नहीं था। मैं पार्टी का एक समर्पित सिपाही के रूप में, चूंकि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था और लोकसभा के ही मिजाज से मैं तैयारी अपनी कर रहा था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत अच्छा लगा जिस तरह का कार्यक्रम हुआ, जिस तरह का लोगों का उत्साह था, जिस तरीके से लोगों का डिमांड था, तो उन्होंने मैं जानता भी नहीं था, उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो जब मेरे सदर साहब ने अनाउंस कर दिया है तो ये मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है कि जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है तो उनके आदेश को पालन करना है। क्या लगता है, जीत पाएंगे ढाका से? ढाका कहा जाता है मुस्लिम बहुल इलाका है और कहा क्या जाता है वहां मुस्लिमों की संख्या बड़ी तादाद में है। वहां से एक हिंदू उम्मीदवार को जीत पाना कितना मुश्किल होगा, कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, ये मुस्लिम कौम जो है बहुत इमोशनल कौम है और मैं चुनाव लड़ने आया था इस बार। जब मैं लोकसभा का, तो मात्र 20 दिन मेरे पास थे, मैं उनको विश्वास नहीं दिला पाया। मेरे विरोधियों ने जो है तरह तरह की बातें कही कि ये बीजेपी के विधायक का भाई है, इसके भाई भाजपा के विधायक हैं और ये बी टीम है, सी टीम है, तरह तरह की चीजें थी। तो 20 दिनों में मैं समझा नहीं पाया, लेकिन उसके बाद मैं इसी पार्टी से और खास करके मुसलमानों के बीच में मैं अपने काम करता रहा, उनके हर बुरे वक्त में खड़ा रहा। लहन ढाका एक इलाका है ढाका का, जहाँ पे 4 लोग मर गए थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, तो जो है पूरा विरोध प्रदर्शन का ये हश्र है कि पूरे गांव का नाम एफआईआर में कर दिया गया है और पूरा गांव आज बाहर है। उसकी लड़ाई को लड़ा। अख्तर उल ईमान साहब से मैंने सवाल उठवाया। तो मैं लड़ाई लगातार लड़ता रहा हूँ ढाका के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, अपने दलित भाइयों के लिए और मेरे समाज के जो लोग हैं उनकी लड़ाई को लड़ता रहा हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब वो मुझे साथ देंगे। और दूसरा, जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि भाजपा का भाई है, तो ये अब लोगों ने माना है कि भाई नहीं, ये राणा रणजीत सिंह जो है सीताराम बाबू का बेटा है और सीताराम बाबू जो है एक सेकुलर नेता थे, जो उन्होंने आजीवन लालू जी के साथ अपनी राजनीति और अपनी सियासत को किया, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी। तो ये उनके अंदाज में और उन्हीं के लेगेसी को बढ़ाने के लिए आगे आया है। और अब जब लोगों ने मुझे स्वीकारा है तो लोग खुद कहते हैं कि भाई बेटे की पहचान उसके बाप से होती है, उसके पिता से होती है। तो सीताराम बाबू का खून मेरे रगों में दौड़ता है और एक सेकुलर और एक बहुत ही निष्पक्ष और सेवा की राजनीति को मैं करने का प्रयास करता हूँ। सर, क्या आप लोगों ने आरजेडी से भी गठबंधन करने की कोशिश की और क्या गठबंधन नहीं हुआ, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरजेडी हमारे सामने भिखारी बनकर आएगी? देखिए, आरजेडी वाले हमसे बहुत डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लड़ने से उनके वोट बैंक पे परेशानी उनको आता है। देखिए, आरजेडी वालों को फर्क नहीं पड़ता है कि वो मुख्यमंत्री बने कि ना बने। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो विपक्ष के नेता तो बनेंगे ही। लेकिन जिस दिन भी मुसलमान की पार्टी अगर खड़ी हो जाएगी, अगर उन्होंने गठबंधन कर लिया और मुसलमान की पार्टी अगर खड़ी हो गई, या मुसलमान जिसमें बहुत विश्वास करते हैं जिस पार्टी में, क्योंकि मैं तो मानता नहीं हूं कि ये मुसलमान की पार्टी है, वरना मैं राजपूत का बेटा इस पार्टी में क्या कर रहा होता। तो मुसलमान की पार्टी जो उनको लगता है, वो जो कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी जिस दिन खड़ी होगी तो एम-वाई समीकरण से वाई तो पहले ही बिखर चुका है, आधा वाई तो हिंदू हो चुका है, पहले से बिखरा है। तो मुसलमान एकजुट है कि आपको नजर नहीं आता है। नहीं तो यादव तो हिंदू कब का हो चुका है और वो मोदी जी को वोट करता है, और जहां यादव लड़ता है वहां तो यादव वोट कर देता है, लेकिन जहां मुसलमान लड़ता है वहां तो यादव हिंदू हो जाता है। तो ये कैसा एम-वाई समीकरण है? तो आज मुसलमान भाइयों का ही जब उसी बेस पे
जो है आरजेडी खड़ी है। और जिस दिन हमारी पार्टी अगर खड़ी हो जाएगी, मुसलमान का जो लड़ाई लड़ती है, संघर्ष करती है, तो आरजेडी का सफाया हो जाएगा। इसलिए वो डरते हैं, लेकिन हम लोगों पे इल्जाम भी लगाते हैं कि हम लोग बी टीम है और उनको हराने के लिए वोट कटवा कहते हैं, वोट कटवा कहते हैं, बी टीम कहते हैं, सी टीम कहते हैं। लेकिन हम लोग बड़ा पिक्चर देखते हैं। आपका हमसे मतभेद हो सकता है, आपने मेरे 4 विधायकों को तोड़ा है तो नाराजगी हो सकती है, लेकिन वो उससे बड़ा लक्ष्य ये है कि यहाँ कोई नॉन सेकुलर पार्टी की सरकार नहीं बने, एनडीए की सरकार नहीं बने, कोई सेकुलर पार्टी की सरकार बने। तो उस मिजाज से हम लोग तैयार हैं। गठबंधन आप करिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे 5 विधायक थे, आप उस हिसाब से अगर हमको ऑफर देते हैं तो बिल्कुल हम लोग गठबंधन में आपके लिए खड़े हैं, तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार। और हमारा बहुत उम्मीद भी नहीं है, मुकेश सहनी जी की तरह हमें 60 सीट नहीं चाहिए, 60 सीट नहीं चाहिए। आज अख्तरुल ईमान साहब मात्र 1 विधायक मेरे बचे हैं, इसलिए पूरे बिहार के मुद्दे को नहीं उठा पाते हैं। हम लोग का यही है कि 10 से 15 विधायक हमारे अगर होंगे तो हम हर जिला के मुद्दों को उठा सकते हैं। लगभग हर प्रमंडल से अगर 1 विधायक हम लोग का हो जाता है, बिहार के, मैं तिरहुत प्रमंडल से हूँ और भी सीमांचल में चूंकि ज्यादा मजबूत है हमारी रहेंगे, तो पूरे इलाके से अगर हो जाए तो हम हर जगह के मुद्दों को उठा सकते हैं। हमारा दरवाजा खुला है, लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग की पार्टी से कौन गठबंधन करेगा। आप लोग गरीब लोग हैं सर, आप तो कह रहे थे हम लोग सोशल मीडिया से काफी पैसे कमा लेते हैं, ये तो आर्थिक तौर पे उदाहरण दे रहे हैं। तो ये तो मैं अपनी ये ताकत है, बिल्कुल ये मेरी ताकत है। मेरी पार्टी के चाहने वाले लोग जो सऊदी से लेकर के बाहर जो रहते हैं, वो चूंकि जो गांव में रह गए, तालाब में रहते हैं, वो बहुत कुछ नहीं देख पाते, लेकिन जो समुद्र में चला गया वो जानता है कि कौन सही मायने में लड़ाई को लड़ रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा संगठन बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है, और जब संगठन मजबूत होता है तो चुनाव लड़ने की बात हो, संसाधन की बात हो, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आपकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में उभरेगी? बिल्कुल, पिछले बार भी हमारे 5 विधायक थे, 3 और विधायक होते, तो केवल 8 विधायक का मसला था। अगर 8 विधायक जिस पार्टी के पास होता वो सरकार बनाती, वो सीएम के लिए भी क्लेम करती, डिप्टी सीएम के लिए भी क्लेम करती, तो ऐसा होता। और आप देख रहे हैं कि लड़ाई जो है अब त्रिकोणीय नहीं, 4 कोणीय 5 कोणीय होने जा रहा है। प्रशांत किशोर जी भी, जनसुराज भी अच्छा प्रयास कर रही है, और भी कुछ नई पार्टियां बन रही हैं। कुछ आईपीएस ने अपना नौकरी छोड़ करके पार्टी को बनाया है, आरसीपी सिंह जैसे लोग हैं, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जी, कई ऐसे लोग हैं, मुकेश सहनी जी, लोग सब लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक नया समीकरण और एक नया बदलाव बिहार को मिलने जा रहा है। एआईएमआईएम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। 5 विधायक थे, 8 होते तो पिछले बार तय करते, और इस बार 4 विधायक हमारे तोड़े थे। 24 का हमारा लक्ष्य है, 24 विधायक हमारे होंगे, और बिना इस 24 विधायक के सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। और एक बात और कह देता हूँ कि हमें बी टीम और सी टीम कहने वाले लोग, हमारे जो भी विधायक होंगे, या तो हम विपक्ष में रहे या जहां भी रहे, हम कभी भी भाजपा को या एनडीए को समर्थन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हमारे जो सिद्धांत है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जो भी लोग बी टीम सी टीम कहते हो, लालू जी का पिछले बार भी हमारे अख्तरुल ईमान साहब के पास फोन आता था, हमारे अख्तर साहब का एक ही जवाब था कि आप 4 विधायक को क्यों तोड़ रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भाजपा को कभी समर्थन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप उस स्थिति में तो आ जाइए कि आप सरकार बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा, फिर भी हम लोग बड़ा दिल करके, अगर गठबंधन का ऑफर आता है तो हम लोग तैयार हैं। यानी आप हर परिस्थिति में एआईएमआईएम के साथ रहेंगे और भाजपा के साथ कभी नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। मेरी शुरू से मेरा सियासत है। मेरे भाई चुनाव लड़ते थे, जब मैं दिल्ली में नौकरी किया करता था, तो भाई के नाते, क्योंकि मेरे पिताजी का जब देहांत हो गया, उससे पहले मेरे भाई 2-2 इलेक्शन हार रहे थे, मैं नौकरी छोड़ करके और सब कुछ छोड़ करके अपने भाई के लिए आया, उनके लिए वोट मांगा, वापस नौकरी में चला गया। तो उसको लेकर के, कुछ तस्वीरों को लेकर के चर्चाएं करते हैं। मैं बहुत ही सिद्धांत वाला व्यक्ति हूँ, सीताराम बाबू का बेटा हूँ, और उन्हीं के सिद्धांतों पे चलता हूँ। सवाल ही नहीं उठता, वरना मैं इस पार्टी में क्या कर रहा होता। चुनाव हारने के बाद मैं जितना अपने समाज के लोगों के बीच में मैं जाता हूँ, तो एक एक व्यक्ति ये बात को कहता है कि भाई नेता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पार्टी गलत है। उनको समझाता हूँ कि इस पार्टी का भविष्य क्या है। थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, हमारे साथ राणा रंजीत थे और काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं ढाका विधानसभा को लेकर, और ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जीत को लेकर काफी खुश हैं। मतलब जीतने की इनकी पूरी उम्मीद है, ऐसे उत्साह के साथ बातें कर रहे हैं। लेकिन नतीजा तो बाद में तय होगा कि ढाका का किंग कौन बनेगा। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि खुले तौर पर ऐलान हो गया है कि एआईएमआईएम से राणा रंजीत ही ढाका से उम्मीदवार होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पर, वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।